हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल। इस चैप्टर में हम लोग मुख्य रूप से समांतर चतुर्भुज के बारे में बात करने वाले हैं, पैरेललोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए हम लोग इसे दूसरे नाम समांतर चतुर्भुज से भी जान सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि चतुर्भुज क्या होता है। तो ऐसे लिख सकते हैं कि चार रेखाखंडों के मिलने से बने आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चार रेखाखंडों के मिलने से बने आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अब वो रेखाखंड किस तरह से खींची जाएंगी इसको समझिए। मैं यहाँ पर एक तल पर चार बिंदु लेता हूँ A B C D। ये ध्यान रहे कि इनमें से कोई भी तीन बिंदु एक रेखा पर ना हो, संरेख ना हो। ठीक है, इनमें से कोई भी तीन बिंदु संरेख नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग इन बिंदुओं को मिलाएंगे। अगर A और B को मिलाए तो यहाँ पे AB एक रेखाखंड हो जाएगी, B और C को मिलाए तो BC रेखाखंड, C और D को मिलाए तो CD रेखाखंड, A और D को मिलाए तो AD रेखाखंड। तो इस तरह से ये चार रेखाखंडों से मिलने से ये जो आकृति बन रही है यही आपका चतुर्भुज कहलाएगा। और ये चारों बिंदु क्या कहलाएंगे? चतुर्भुज के शीर्ष कहलाएंगे। इसे चतुर्भुज का शीर्ष कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। A B C और D, ये चार आपके क्या है? इसके वर्टेक्स है, शीर्ष है। अच्छा, भुजाओं की बात करें, भुजाएं इसके साइड्स कौन कौन से हो जाएंगे? AB हो जाएगा, BC हो जाएगा, CD हो जाएगा और DA हो जाएगा। जो ये रेखाखंड देख रहे हैं ये इसकी भुजाएं कहलाएंगी। कोण की बात करें तो इसमें चार कोण हो जाएंगे। एंगल A हो जाएगा, एंगल B, एंगल C और एंगल D। अच्छा, विकर्ण की बात करें, डायगोनल की बात करें तो इसमें दो विकर्ण होंगे। कौन कौन से? तो इनके अपोजिट यानी कि सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है वो आपका विकर्ण कहलाता है। तो इसमें दो विकर्ण होंगे, AC होगा और BD होगा। AC और यह BD क्या होगा? इसका विकर्ण कहलाएगा। अभी मैंने बताया था कि इसमें से कोई भी तीन बिंदु है, ये चारों जो बिंदु लिए हैं इसके जो शीर्ष देख रहे हैं ये संरेख नहीं होनी चाहिए। अगर मैं मान लो एक तल पर तीन बिंदुएं संरेख ले लूं, जैसा कि मैंने कहा था कि संरेख नहीं होनी चाहिए, और चौथा बिंदु कहीं अन्य जगह पे ले लेता हूं। अब इनको मिलाने पे देख रहे हैं क्या कौन सी आकृति बन रही है। तो इनको मिलाने से यार ये तो त्रिभुज बन जा रहा है। इसीलिए ना मैंने कहा था कि इसमें से कोई भी तीन जो ये चार बिंदु हैं ABCD देख रहे हैं ये क्या होनी चाहिए? इसमें से कोई भी तीन बिंदु संरेख नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो दूसरी आकृति बन जाएगी। ठीक है, तो चतुर्भुज के लिए यही कंडीशन है। तो चतुर्भुज समझ में आ गया कि चतुर्भुज किसे कहते हैं, इसमें शीर्ष क्या होती है, भुजाएं क्या होती है, कोण क्या होती है, विकर्ण क्या होता है। अब हम लोग इनके भुजाओं के आपसी संबंधों, कोणों के आपसी संबंधों के बारे में समझ लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे सम्मुख भुजाएं क्या कहलाती है, अपोजिट साइड क्या होता है। चतुर्भुज की वे दो भुजाएं जो प्रतिच्छेद नहीं करती हो सम्मुख भुजाएं कहलाती हैं, अपोजिट साइड कहलाती है। जैसे मैं यहाँ पे एक चतुर्भुज बनाता हूँ, देखो मैं यहाँ पर एक चतुर्भुज बना लेता हूँ। ठीक है, यह आपका एक चतुर्भुज हो गया, A B C D। परिभाषा में क्या देख रहे हैं कि चतुर्भुज की वो दो भुजाएं जो प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि AB अगर लेता हूँ और CD ले लेता हूँ, AB और CD, या एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, AB और CD। दैट मीन्स ये दोनों क्या होंगी? अपोजिट साइड होंगी। मतलब कि एक इस तरफ है तो दूसरी उधर है। अपोजिट का मतलब समझ ही रहे हो ना। दूसरा इसमें हो जाएगा BC तथा AD। देख लो, BC तथा AD यह भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं। तो अपोजिट साइड पता चल गया। सम्मुख भुजाएं क्या होती है, एक इधर है तो दूसरे तरफ होगा। ऐसे नाम से भी पता चल रहा है अपोजिट का मतलब। ठीक है, सम्मुख भुजा का मतलब पता चल रहा है ना कि अपोजिट में हो, एक दूसरे को उल्टा आमने सामने हो। तो यहाँ देखो AB और CD हो जाएगा और BC और AD हो जाएगा। समझ में आ गया सम्मुख भुजाएं क्या होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्रमागत भुजाएं यानी कि कंसेक्यूटिव साइड क्या होता है, या एडजेसेंट साइड भी इसे कहा जाता है। चतुर्भुज की वो दो भुजाएं जिनका एक उभयनिष्ठ प्रांत बिंदु हो, अर्थात जो प्रतिच्छेद करती हो, क्रमागत या संलग्न भुजाएं कहलाती हैं।
ठीक है, चलिए देखिए मैं यहाँ पे कहता हूं ए बी तथा बी सी, ए बी तथा बी सी, इसलिए क्योंकि देखो ए बी और बी सी का एक उभयनिष्ठ, देख रहे हैं ना, एक उभयनिष्ठ प्रांत बिंदु है बी, ए बी और बी सी का एक उभयनिष्ठ प्रांत बिंदु है ना बी, बी दोनों में कॉमन है, दैट मीन्स यहाँ ए बी और बी सी इसके कंजिक्यूटिव साइड या एडजेसेंट साइड है, क्रमागत भुजाएं हैं। अच्छा, बी सी तथा सी डी भी हो सकता है, जिसमें सी आपका देख रहा है उभयनिष्ठ प्रांत बिंदु है। अच्छा, सी डी तथा ए डी भी हो सकता है, सी डी तथा ए डी भी हो सकता है, सी डी तथा ए डी भी हो सकता है, क्योंकि इसमें डी जो है इन दोनों का उभयनिष्ठ प्रांत बिंदु है। अच्छा, ए डी तथा ए बी भी हो सकता है, ए डी तथा ए बी भी हो सकता है, ठीक है, किसके इन दोनों का ए जो है उभयनिष्ठ प्रांत बिंदु है। तो आपको क्रमागत भुजाएं पता चल गई, एडजेसेंट साइड क्या होता है, कंसेक्यूटिव साइड क्या होता है, इसका मतलब आपको पता चलेगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे सम्मुख कोण के बारे में, यानी कि अपोजिट एंगल के बारे में। चतुर्भुज के वे दो कोण जिनको अंतरित करने वाली भुजाओं में कोई भुजा उभयनिष्ठ ना हो, सम्मुख कोण कहलाते हैं। अगर मैं यहाँ एंगल ए और एंगल सी कहूं, एंगल ए तथा एंगल सी लूं, तो क्या देख रहा हूं, एंगल ए को अंतरित करने वाली भुजा जो देखो ए डी है और ए बी है, और एंगल बी को, एंगल सी को अंतरित करने वाली भुजा यहाँ पे बी सी और सी डी है। तो देखो इसकी अंतरित करने वाली भुजा ए डी और बी सी, और इसको सी डी और बी सी। तो क्या इन दोनों में कोई भी भुजा उभयनिष्ठ दिख रही है, इसमें इसमें या इसमें इसमें? नहीं ना दिख रही। तो वही कह रहा है चतुर्भुज के वो दो कोण जिनको अंतरित करने वाली भुजाओं में कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं हो। तो इसको अंतरित करने वाली भुजा ये और इसको अंतरित करने वाली भुजा ये, इन दोनों में देख रहे हैं कोई उभयनिष्ठ नहीं है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं आमने सामने के कोण, आमने सामने के कोण को हम लोग सम्मुख कोण कहते हैं, यानी कि एंगल बी तथा एंगल डी भी हो जाएगा, एंगल बी तथा एंगल डी भी हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए तो अपोजिट एंगल पता चल गया क्या होता है। चलिए अगला बात करते हैं क्रमागत कोण, यानी कि कंजिक्यूटिव एंगल या आसन्न कोण भी कह सकते हैं, एडजेसेंट एंगल। चलिए देखते हैं चतुर्भुज के वे दो कोण क्रमागत या आसन्न कोण कहलाते हैं, क्रमागत या आसन्न कोण कहलाते हैं जिनको अंतरित करने वाली भुजाओं में एक भुजा उभयनिष्ठ हो, एक भुजा कॉमन हो। अगर मैं यहाँ पे एंगल बी और एंगल सी ले लूं, एंगल बी तथा एंगल सी, एंगल बी तथा एंगल सी, तो देखो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसको अंतरित करने वाली भुजा ए बी और बी सी है और इसको अंतरित करने वाली भुजा बी सी और सी डी है। तो देखो तो इन दोनों कोणों को अंतरित करने वाली भुजा में बी सी उभयनिष्ठ भुजा है। तो वही कह रहा है कि चतुर्भुज के वे दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं जिनको अंतरित करने वाली भुजा में एक भुजा उभयनिष्ठ हो। तो बी सी भुजा इन दोनों में उभयनिष्ठ है, ठीक है। उसी तरह से एंगल मैं सी तथा डी भी लिख सकता हूं, क्योंकि इन दोनों को अंतरित करने वाली भुजा में सी डी उभयनिष्ठ है। एंगल ए तथा एंगल बी भी कह सकता हूं, एंगल डी तथा एंगल ए भी कह सकता हूं। ये सब क्या है आपके क्रमागत कोण या आसन्न कोण कह सकते हैं। चलिए अब विकर्ण की भी परिभाषा देख ही लेते हैं। विकर्ण क्या होता है? डायगोनल। चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को जोड़ने वाली रेखाखंड को विकर्ण करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, सम्मुख शीर्ष कौन कौन से हो जाएंगे? ए और सी हो जाएगा और बी और डी हो जाएगा। तो इनको मिलाने वाली ये रेखाखंड जो देख रहे हैं ए सी और बी डी, यहाँ पे इसकी विकर्ण है। ए सी तथा बी डी यह आपके क्या कहलाएंगे? विकर्ण कहलाएंगे, डायगोनल कहलाएंगे। चलिए अब हम लोग चतुर्भुज के प्रकार देखते हैं। तो पहला देखते हैं समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज यानी कि ट्रेपीजियम जिसे कहा जाता है, समलम वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म परस्पर समांतर हो, समलम कहलाता है। चलिए देखो मैं यहाँ पे इसकी आकृति बनाता हूँ। यहाँ पर मैं एक समलम चतुर्भुज बनाता हूँ। हमें एक ऐसा चतुर्भुज बनाना होगा जिसके सम्मुख भुजा मतलब अपोजिट साइड का एक युग्म समांतर हो। तो देख लो अपोजिट साइड यह भी है और यह भी है, इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। इसमें अपोजिट साइड कौन है? ए बी है और सी डी है, ए डी है और बी सी है। तो इसमें से देख रहे हैं कि अपोजिट साइड का यानी कि सम्मुख भुजा का सिर्फ एक युग्म ही ए बी समांतर है डीसी के, ये भी समांतर है डीसी के, या इसके समांतर नहीं है। तो वैसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं में एक युग्म जो है परस्पर समांतर हो, उसे हम लोग समलम चतुर्भुज कहते हैं। ऐसे समलम चतुर्भुज के और भी बहुत सारे गुण हैं, उन सभी गुणों के बारे में हम लोग इसमें जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे जानते जाएंगे। वैसे हम लोग कह सकते हैं कि ये और ये मिला के 180 होगा, क्योंकि ये समांतर हुआ, यह तिर्यक रेखा हुई, तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोण जो होते हैं उनका योग 180 होता है। तो एंगल ए तथा एंगल डी का सम 180 हो जाएगा, एंगल बी तथा एंगल सी का सम 180 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज आगे हम लोग साबित करेंगे, इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस हम लोग परिभाषा देख रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग समांतर चतुर्भुज।
जो कि यहाँ चैप्टर का भी नाम है पैरेललोग्राम। वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर हो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, चलिए मैं इसकी आकृति यहाँ पे बनाता हूँ। यह आपका समांतर चतुर्भुज कहलाएगा, ये आपका समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें सम्मुख भुजा का प्रत्येक युग्म जो है समांतर है। यहां देख लो, ए बी समांतर है डीसी के और ए डी समांतर है बीसी के। तो यहां देख रहे हैं इसके सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म क्या है, आपस में समांतर है, इसलिए हम लोग समांतर चतुर्भुज करेंगे। समांतर चतुर्भुज के बहुत सारे गुण हैं, इसके बारे में हम लोग आगे सारा प्रूफ करेंगे। इसमें अपोजिट साइड बराबर होता है, ए बी बराबर हो जाएगा डीसी के और ए डी बराबर हो जाएगा बीसी के। अपोजिट एंगल भी बराबर होता है, एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल सी के और एंगल बी हो जाएगा एंगल डी के, है ना। और इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यह भी हो जाएगा। इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। बहुत सारे गुण हैं, इन सभी गुणों के बारे में हम लोग आगे चैप्टर में बात करेंगे। इससे रिलेटेड थ्योरम है, सबको प्रूफ किया जाएगा। ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके। अभी जनरली आपको बता रहा हूँ, ओ ए बराबर ओ सी और दूसरा ओ बी बराबर ओ डी, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, इन सबको मैं प्रूफ कराऊंगा, बस अभी ओरली आपको समझा रहा हूँ। और ये ध्यान रखना कि समांतर चतुर्भुज को जनरली शॉर्ट में पैरेलल का सिंबल दे दो और ऊपर जीएम लिख देंगे, तो इसे पैरेललोग्राम ऐसे पढ़ सकते हैं इसे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आयत यानी कि रेक्टेंगल क्या होता है। वह समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण हो आयत कहलाता है। मतलब ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। चलिए मैं यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज बना रहा हूँ, ए बी सी डी। यह एक समांतर चतुर्भुज भी है क्योंकि अपोजिट साइड इसका पैरेलल है। ठीक है, अपोजिट साइड इसके क्या है, पैरेलल, इसलिए हम लोग समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं। यानी कि एक आयत समांतर चतुर्भुज ही होता है। वह ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसका एक कोण समकोण हो। यानी एंगल ए यहाँ पे मान लेते हैं 90 है, तो जाहिर सी बात है अपोजिट एंगल, अभी मैंने बताया कि आप देखे थे समांतर चतुर्भुज में अपोजिट एंगल बराबर होता है, एंगल सी भी 90 हो जाएगा। अच्छा, यह भी जानते हैं कि इन दोनों का योग 180 होगा, क्योंकि ये समांतर है, ये तिरक रेखा हुई तो इन दोनों का सम 180 हो जाएगा। तो ये 90 तो ये भी 90, यानी कि एक्चुअल में इसमें चारों कोण 90 हो जाएंगे। ठीक है, परिभाषा में तो हम देख रहे हैं कि ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण एक कोण 90 हो, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं आगे चल के प्रत्येक कोण, या ऐसे भी इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण समकोण हो। जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण समकोण हो, उसे हम लोग आयत कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ परिभाषा में आ गया कि वह समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की बात आ गई तो पहले ही पता चल गया कि अपोजिट साइड इक्वल होगा, अपोजिट साइड इक्वल होगा, ऐसे ही पहले पता चल रहा है। या इसकी परिभाषा से दे सकते हैं कि एक चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो, उसे हम लोग आयत कहते हैं। ठीक है, आयत के भी बहुत सारे गुण हैं। आमने सामने की भुजा बराबर हो जाएंगी, ए बी बराबर में सी डी, ए डी बराबर में बी सी। अच्छा, अब पैरेलल भी होगा, ए बी समांतर होगा सी डी के और ए डी समांतर होगा बी सी के। ठीक है, चलिए और भी कुछ हो सकता है। इसके विकर्ण बराबर होते हैं, ए सी बराबर बी डी, और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। ये सारा चीज हम लोग अभी जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे ना, सब कुछ मैं आपको प्रूव करूंगा। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, यानी ओ ए बराबर में ओ सी और ओ बी बराबर में ओ डी, और इसलिए ये चारों आपस में बराबर हो जाएंगे। ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर में ओ डी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये विकर्ण आपस में भी बराबर है ना, इसलिए इनका आधा आधा भी आपस में बराबर हो जाएगा। सारा चीज हम लोग आगे साबित करेंगे, बस अभी परिभाषा को ध्यान दो। चलिए अगला देखते हैं। समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस क्या होता है। वह समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक क्रमागत भुजा का युग्म बराबर हो समांतर चतुर्भुज कहलाता, समचतुर्भुज कहलाता है। समचतुर्भुज क्या होता है? वह समांतर चतुर्भुज जिसका क्रमागत भुजा का युग्म बराबर हो समचतुर्भुज कहलाता है। जैसे देखो मैं यहाँ पे बनाता हूं एक समांतर चतुर्भुज ऐसा जिसके क्रमागत भुजा का युग्म बराबर हो। ठीक है, चलिए देखो इस तरह से हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? समचतुर्भुज हो जाएगा, ए बी सी डी। बस इसमें क्रमागत भुजा का यानी कि ए बी बी सी के बराबर होगा। अच्छा, और ए बी आपका सी डी के बराबर होता है समांतर चतुर्भुज में, तो ये इसके भी बराबर हो जाएगा और ये इसके भी बराबर हो जाएगा, यानी चारों आपस में बराबर हो जाएगा, यानी इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। ठीक है, अभी देखें परिभाषा में कि समांतर चतुर्भुज ऐसा होना चाहिए जिसका क्रमागत भुजा का युग्म बराबर, तो ये इसके बराबर,
तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, चारों आपस में बराबर हो जाएगा। या यूं कहो, मान लो एक युग्म में भी अगर बराबर होगा क्रमागत भुजा का, तो ये तो इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर, यानी कि ये चारों आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चारों भुजाएं बराबर। अच्छा, अपोजिट एंगल बराबर होता है, एंगल ए बराबर एंगल सी, एंगल बी बराबर एंगल डी, ये सारे प्रॉपर्टी में आ जाएंगे, इनको भी हम लोग साबित किया जाएगा। अपोजिट साइड, अब चारों साइड बराबर तो अपोजिट की दिखाने की जरूरत नहीं है। विकर्ण बराबर नहीं होता है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये भी ध्यान रखना कि यहाँ 90 डिग्री बनता है, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यानी कि एंगल AOB बराबर एंगल BOC बराबर एंगल COD बराबर में एंगल AOD बराबर 90। ठीक है, और एक और चीज इसमें कि आपस में ये एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। OA बराबर में OC और OB बराबर में OD भी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना? चलिए, क्लियर है। चलते हैं अगले चतुर्भुज पे। चलिए देखते हैं वर्ग क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है। वह आयत जिसके दो क्रमागत भुजाएं बराबर हो वर्ग कहलाता है। देखो, परिभाषा कई तरह से हो सकती है। ठीक है, तो मैं जितना सिंपल हो सकता है ना वही परिभाषा लेके चल रहा हूं। मैं यहाँ पे एक ऐसा आयत बनाऊंगा जिसके दो क्रमागत भुजाएं बराबर हो। जैसे देखो, मैं मान लेता हूं कि AB बराबर है CD के। ये देखो, आयत है तो आयत है तो प्रत्येक कोण 90 हो गया, तो आपको पता चल गया है, यानी कि वर्ग का भी प्रत्येक कोण 90 होता है। अच्छा, यह इसके बराबर होगा, तो आपको ये पता है कि आयत में अपोजिट साइड बराबर होता है, तो यह इसके बराबर हो जाएगा और यह वाला इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि ये चारों आपस में बराबर, यानी हम कह सकते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। AB बराबर BC बराबर CD बराबर में AD, है ना, और प्रत्येक कोण 90 भी हो जाएगा, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि एक आयत ही का ही रूप है। चलिए, यानी कि ये प्रत्येक कोण इसका 90 भी हो जाएगा। समकोण होगा ना एक, तो सारे समकोण हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा और एक और चीज हो सकता है कि इसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, यह विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, और ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और वो भी समकोण पर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एंगल AOB बराबर में एंगल BOC बराबर में एंगल COD बराबर में एंगल AOD, चारों आपस में बराबर होगा, 90-90 होगा, और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। OA बराबर OC और OB बराबर में OD हो जाएगा, यानी इसलिए हम लोग OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि जब ये विकर्ण आपस में बराबर तो इनका आधा आधा भी आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो आपको क्लियर हो गया ये सारी परिभाषाएं। या इसकी परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं, बहुत तरह से परिभाषा हो सकती है कि एक समचतुर्भुज वर्ग कहलाता है यदि उसका प्रत्येक कोण समकोण हो। तो जाहिर सी बात है, समचतुर्भुज की बात कर रहे हैं, तो समचतुर्भुज में हम लोग पढ़े हैं कि समचतुर्भुज में चारों भुजाएं आपस में बराबर और प्रत्येक कोण 90 हो गया तो वर्ग हो गया। तो कई तरह से परिभाषा आप दे सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, परिभाषा कई प्रकार की हो सकती है, इसमें आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो क्लियर हो गया, वर्ग आपको क्लियर हो गया, सारी परिभाषा हम लोग देख लिए। तो एक और चतुर्भुज देख लेते हैं, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे। पतंग यानी कि काइट, चतुर्भुज जिसके आसन्न भुजाओं के दो युग्म बराबर हो एक पतंग कहलाता है। जैसे देखो, मैं यहाँ पर ऐसे बनाता हूं, ये आपका पतंग कहलाएगा, इसमें आसन्न भुजाओं का दो युग्म, आसन्न भुजा का मतलब सोचते ना, जिनमें एक आसन्न भुजा होती है जिसमें एक जो शीर्ष होगा उभयनिष्ठ होगा। चलिए देखिए, मैं AB और AD यह दोनों आसन्न भुजा ये आपस में बराबर है, और BC और CD ये दोनों आसन्न भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, इन दोनों में देख रहे हैं ना, ये दोनों आसन्न भुजा है, ये दोनों आसन्न भुजा है, तो इन आसन्न भुजाओं का ये युग्म जो है आपस में बराबर है, इसीलिए इसे हम लोग पतंग कहेंगे। और पतंग में एक और चीज होता है, पतंग में यह इसके विकर्ण जो होते हैं ना, यहाँ पर ये AC जो होता है ये विकर्ण BD को लंबवत समद्विभाजित करता है, यानी यहाँ पर यह इस पे लंब भी होता है, AC लंब होगा यहाँ पे BD पर, और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना होगा कि OB बराबर में यह OB बराबर हो जाएगा OD के, यह बराबर नहीं होगा, OC के बराबर नहीं होगा, सिर्फ ये इसके बराबर होगा।
ठीक है, तो यही सारी थी परिभाषा, आपको सब कुछ क्लियर करा दिया मैंने। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे थ्योरम्स पे चलेंगे। फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको पूरे बुक का लिंक, यहाँ मैंने एनसीईआरटी, केसी सिन्हा, भारती भवन सबका सोल्यूशन दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।